हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो हमारी बुक है उसका हम लोग अंतिम चैप्टर जो है इस बुक में आपका करने जा रहे हैं। कानून और सामाजिक न्याय की हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत आपका बात करेंगे। क्लियर है। इस चैप्टर के अंतर्गत कल सबसे पहले हमने पढ़ा कि कानूनी चीजें क्या हैं, किस तरह से आप इनको आपका देखते हैं, कानूनी महत्व क्या है, कैसे आपके कपड़ा मिल में बिजली वाली जब से मशीन आई है कैसे काम करने में किस तरह से कंपटीशन आपका प्रतिस्पर्धा हुआ है, इसको हमने समझने का आपका प्रयास किया। क्लियर है। उसके बाद हमने एक तालिका हमने भरी थी कि कुछ आपके कानून बने हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी का कानून है। तो आखिर में जो कानून बना है, इधर हमने कानून को पढ़ा है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और किसके हित के लिए था, ये हमने कानून को पढ़ा और ये हमने कानून को इसमें वो आपका देखा है। और उसी कानून के आधार पर जो है ये सारी चीजों को हमने एक एक करके जो है गौर करके हमने इन्हें महसूस किया है और उसको पढ़ा है कि आखिर में कानून क्या है और कैसे इनको हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं, कैसे हम इसको कानूनों को आपका देख सकते हैं, क्या चीज है, किस तरह से हम लोग इसके बात की जाए। क्लियर है। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे कि कैसे लिस्टिंग थी, क्या चीजें थी। अच्छा बताइए बच्चों, और इसमें जितना कुछ पढ़ा है इसमें से कुछ ऐसा कारण है जो आपको समझ नहीं आया हो, कोई भी ऐसी चीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सीधा फिर जहां छूटा है वहां से आगे चैप्टर को अपना पढ़ना जो है वो आपका प्रारंभ करते हैं और उसको हम गौर करके एक एक करके चैप्टर को देखते हैं। देखिए, इन कानूनों को बनने और लागू होने और कामयाब करने के लिए सरकार को व्यक्ति या निजी कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। आप चाहते हैं कि जो कानून बने हैं वो कानून सही रूप में लागू हों, तो उसमें जो व्यक्ति हैं और जो भी आपकी निजी कंपनी है उनकी जो एक्टिविटी है, जो गतिविधि है, उनको नियंत्रित कर सकती है, उनको कंट्रोल जो है कर सकती, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। और हो क्या कि जो आपका सामाजिक न्याय है आप उसको सुनिश्चित कर सके। इसमें बहुत सारे कानून का जन्म भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार से हुआ है। कह रहे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका जन्म क्या हुआ है, मौलिक अधिकार से हुआ है। ठीक, इसके संविधान में जो हमारा मौलिक हमको वो मिले हैं कर्तव्य, उनके आधार पर इसमें जन्म हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्त के अधिकार का अर्थ है किसी रूप में काम, मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति को मेहनताना काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि आपने किसी से काम कराया, आप काम के बदले उसको कम वेतन दे रहे हैं, ये भी नहीं देखा जाएगा। और साथ ही में आप किसी से जबरदस्ती उसको फोर्सफुल करके, उसको नजरबंद करके या उसको डर में या अपने सामने उसको बंदी करके उसको कहीं इस तरह से काम करवाते हैं, तो ये सारी चीजें भी क्या हैं, कानून के खिलाफ है। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने या खदान या अथवा अन्य किसी खतरनाक व्यवसाय में काम करने पर नहीं रखा जाएगा। यानी कि 14 साल की उम्र में जो है आप क्या करें, बच्चे को किसी कारखाने या खदान में या किसी अन्य जगह जो खतरनाक जगह है उसको आप काम करने से नहीं रोक सकते, आप उनको नहीं रख सकते। ठीक, व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं और अगर आप इनको जनरल देखोगे व्यवहारिक रूप से तो ये कानून कैसे सामने आते हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं। कैसे हैं कानूनी चीजों को ये किस तरह से संबोधित करते हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही सवाल पढ़ेंगे और कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनको हम लोग आपका इसमें आपका पढ़ेंगे।
अब देखिए यहाँ एक बच्चा है जो आपका चाय बांट रहा है, इधर एक बच्ची है जो क्या कर रही है, घरेलू काम कर रही है, बर्तन धुल रही है। कह रहे हैं सन 2011 की जनगणना के मुताबिक, यानी कि 2011 में जो आपकी जनगणना है उसके मुताबिक क्या है कि भारत में 5 से 14 वर्ष साल की उम्र के 40 लाख बच्चे से ज्यादा व्यवसाय में नौकरी करते हैं। अब कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 14 साल है, ऐसे 40 लाख बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी व्यवसाय के यहाँ नौकरी करते हैं। इनमें बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं, कह रहे कुछ खतरनाक काम करते हैं। जैसे 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून 1986 में संशोधन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी बच्चे के भी कभी व्यवसाय तथा किशोर 14 से 18 की जोखिम कारखानों में प्रक्रियाओं में नियोजन पर प्रतिबंध है। सिंपल समझिए, या तो 14 साल से कम का है या 18 साल का, 14 से बीच में किसी भी खतरनाक जगह काम नहीं कर सकता। यानी कि जहां आपकी बारूद वाला काम हो, जहां पर हैवी केमिकल हो, उस जगह काम नहीं कर सकता, या फिर जहां पर श्रमिक जो आपकी क्षमता ज्यादा हो, ऐसे कोई काम जो है वो लोग नहीं कर सकते। इसके लिए बिल्कुल बैन किया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इन्फिनिटी इंफॉर्मेशन फॉर आपका नो चाइल्ड आपका लेबर प्रारंभ हुआ है। यह जो पोर्टल है शिकायत दर्ज करने, चाइल्ड ट्रैकिंग करने, बाल श्रम सुनिश्चित करने और इन चीजों की मॉनिटरिंग आपका करने के लिए ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आपका देखा गया है और आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपका किस तरह से है। क्लियर है? तो आप इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए, एक भारत में एक ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जो पूरे जग जाहिर है, मतलब पूरे संसार को उसकी कहानी का पता है, और वो कहानी आपको पता होनी चाहिए। वो है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल में क्या हुआ था, गैस के रिसाव के कारण क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। इसको कहते हैं भोपाल त्रासदी। आप इसको इम्पोर्टेंट कर बच्चों कहीं भी जहां भी आपको लगता है, किसी भी स्थान पर, नोटबुक पर, पेज पर, आप इसको नोट कर लीजिए और उसकी पूरी स्टोरी को लिखने का प्रयास करिए। जैसे क्या कह रहे हैं, 24 साल पहले, ध्यान दीजिए क्या समय है, 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपके त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनता था। 2 दिसंबर 1984 की रात 12 बजे यूनियन कार्बाइड में इस संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि मिक कहते हैं, कौन सी गैस हो गई, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 2 दिसंबर 1984 की 2 बजे रात को गैस रिसाव करने लगी। ये बेहद जहरीली गैस है। अब देखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट इतनी खतरनाक गैस है, अगर आप इसको सूंघ लें तो सूंघने से कुछ भर में आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या होगी, मिथाइल आइसो आपके साइनाइड, आपका रिसाव हो गया, और रिसाव से क्या हो गया, लोग मरने लगे। देखिए, इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान करीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चों को तेजी से खांसी की आवाज सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा पूरा कमरा सफेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी। सब कह रहे थे कि भागो भागो। इसके बाद भी खांसी आने लगी। लगता था कि जैसे मैं आग में सांस ले रही हूं। आंख बुरी तरह जलने लगी। देखिए, जब ये मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, ये थोड़ी सी जमीन से ऊपर उठ के चलती है, तो जब अगर आंखों में लगती है तो आंखों में जलन पैदा करती है, और जब गले में जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग आग के रूप में कुछ अंदर आपका जल रहा हो, बहुत मतलब हार्मफुल हो जाती है। 3 दिन के भीतर कितना है बच्चों, ध्यान देना, 8000 से ज्यादा लोगों की मौत मुंह के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो गए। कहते हैं कि इसमें जो एक डाटा दिया है, इतने लोग तो आपका मर गए, क्लियर है, लेकिन डाटा इससे कुछ जो आंकड़े हैं
वो कुछ और ही बताते हैं, लेकिन हमारे सामने ये है, कह रहे इतने लोग हैं जो कहाँ चले गए, मौत के मुंह में चले गए। और इस तरह से कुछ सामूहिक अंतिम संस्कार उनका किया गया। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग कामकाजी परिवार के थे। उनमें से लगभग जो है आपका ध्यान देना है आपको, 50,000 लोग ज्यादा इतने बीमार हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हो गए जो आपके किसी भी काम के नहीं रहे। जो लोग इस गैस के असर आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनसे बहुत सारे लोग गंभीर श्वसन विकारों यानी कि सांस की प्रॉब्लम उनको हो गई, आंख की बीमारियों से उनको समस्या झेलनी पड़ी। बच्चों में अजीब गरीब आपके विकृति पैदा हो गई। इसका चित्र आप एक लड़की के उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए आप यहाँ ये देख लीजिए, आज भी जब आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का आपका रिसाव हुआ, तो आज भी भोपाल में इस जगह पर क्या होते हैं, बच्चे आपके विकलांग पैदा होते हैं। यानी कि सोचिए इस गैस का इफेक्ट कैसा पड़ा है, वो हमारे जेनेटिक मटेरियल तक उसका आपका इफेक्ट है। और वहां की चीजें ऐसी हो गई हैं कि आज भी वहां बच्चे कैसे होते हैं, जो आपके विकलांग है, अपंग टाइप में क्या होते हैं, वहां पैदा होते हैं। और उसका कारण क्या है, केवल मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसके रिसाव के कारण ऐसा हुआ, जिसमें लाखों हजारों लोग उसकी चपेट में आए और बहुत लोग उसके मुंह में चले गए। जो बच गए उनको सांस संबंधी दमे जैसी बीमारियां हो गई, आंखों की समस्या उनको हो गई। तो बहुत सारी चीजों को यहाँ लोगों को झेलना पड़ा इस आपका त्रासदी के बाद। ठीक है, अभी देखिए, यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपाय को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। देखिए रिपोर्ट आए, कह रहे कि जो आपका चीज हुई है कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझकर उसका आपका रिसाव हो गया था। नहीं, क्या किया है, ध्यान देना है, इस कंपनी ने क्या किया, पैसा बचाने के लिए जो सुरक्षा के जो मानक हैं उनको जानबूझकर नजरअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इस घटना में एक मजदूर की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग क्या हुए थे, आपका घायल हुए थे। यानी कि पहले भी ऐसा एक छोटा प्रकरण हो चुका था। ठीक, आपको देखना है, इस तरह की चीजें पहले भी हुई थी। ठीक, सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही आपका दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद से शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया गया। दीवानी का मतलब होता है सिविल। तो क्या हुआ, 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था। कितना, ये जो आपकी कंपनी है यूनियन कार्बाइड, ये क्या करे, सरकार को 3 अरब का आपका मुआवजा दे। लेकिन 1989 में $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बचे निकले वहां लोगों को इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव आपका नहीं किया। ठीक, गैस रिसाव में बात करते पीड़ित मंत्री से बात कर रहे हैं। यूनियन कार्बाइड ने कारखानों को तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़े गए थे। ये रसायन रिस रिस कर जमीन में जा रहे हैं और वहां पानी को दूषित कर रहे हैं। और ये संयंत्र डाउ केमिकल्स नामक कंपनी के कब्जे में था। इसकी साफ सफाई का जिम्मा भी उठाने को तैयार नहीं है। देखिए वहां की स्थिति, जो केमिकल थे वो कहाँ चले गए, धरती के अंदर चले गए। अब उसके कुछ पार्ट्स जो हैं, जो कुछ कंपाउंड्स होंगे हमारी बॉडी में भी खाने के रूप में आते हैं। ठीक, अब देखिए, यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द पड़े आपके रसायन के बोरे। 24 साल के बाद लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पानी के पीने, साफ पानी, स्वच्छ सुविधाओं, यूनियन कार्बाइड में जहर से ग्रस्त लोगों की नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्हें यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एडिसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया गया था कि क्या हो, उनके लिए भी एक जेल हो, आंदोलन चले, इस प्रकार की चीजें हों। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो देखिए
हमारे सामने जो है आपका एक भोपाल व आपके त्रासदी के नाम से घटना है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो था उसमें रिसाव हुआ था, तो आपको डेट याद रखनी चाहिए 2 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी। क्लियर है? इसको एक बार तो आपका देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसमें आपको समझ आना चाहिए कि आपका भोपाल जो आपके त्रासदी है कहाँ है हुई थी। भोपाल आपका मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश जो आपका राज्य है उसकी कैपिटल है भोपाल। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, मध्य प्रदेश राज्य में है। देखिए, एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अब कह रहे हैं कि एक मजदूर है, उसकी कीमत क्या होती है, बताइए क्या होगी? आप लोग भोपाल के महाविनाशी की वजह को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। अब सबसे बड़ी बात कंपनी है कि जो ये कंपनी लगी थी यूनियन कार्बाइड, ये भारत में ही क्यों लगी है। ठीक, विदेशी कंपनी ने भारत आने का एक कारण यह है सस्ता श्रम। अब कह रहे हैं जो विदेशी कंपनी है वो भारत क्यों आई, उसका सबसे बड़ा कारण यहां मिलेगा कि भारत में क्या है, जो आपकी लेबर है वो लेबर आपके सस्ते रेट में भारत में उपलब्ध होती है, वो आपका मिल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है। और जनसंख्या कैसी है हमारे यहाँ, जो है बच्चों, अकुशल जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि जिस किसी व्यक्ति के पास कोई किसी काम करने की विशेष योग्यता नहीं होती, हम उसको अनस्किलफुल यानी कि अकुशल श्रमिक कह सकते हैं। जैसे जो लोग आपका बेलदारी करते हैं, सड़कों पे काम कराते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में बनाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी विकसित देश में काम करेंगी तो वहां उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूर के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ज्यादा वेतन। कहां के? जो कंपनियां, जो देश कैसे हैं, विकसित हैं, अगर वहां जाएंगे तो उनको ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत जैसे गरीब देश में समस्या नहीं है। भारत में ना केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि ये मजदूरों को ज्यादा घंटे तक भी काम करवा सकते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है खाली वहां उनको कीमत के ऊपर ही आपका छोड़ा जाएगा, नहीं। ये क्या करते हैं, ये कम कीमतों पर भी ज्यादा काम करवा सकती हैं। ठीक, बल्कि यहाँ के मजदूर जो घंटों तक भी काम कर सकते हैं और ऐसे ही फालतू काम भी कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवासीय जैसी दूसरी चीजों पर भी ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस तरह ये कंपनी कम लागत पर मुनाफा कमा सकती है, और कह रहे हैं कि कम लागत पर ये मुनाफा कमा सकती है। अगर मान लीजिए यही कंपनी आपकी यूएस में होती, क्या करना पड़ता? सबसे पहले वेतन ज्यादा देना पड़ता, फिर उसके घंटे निश्चित किए जाते, घंटे निश्चित करने के बाद इनके लिए घर की सुविधा करनी पड़ती, फिर इनके लिए अन्य फैसिलिटी की सुविधा करनी पड़ती, तब ये लोगों को यहाँ इस तरह की फैक्ट्री को स्टेबल करते, ताकि जो मजदूर है उसके वेलफेयर को आपकी प्राथमिकता दी जाए। लेकिन भारत जैसे देश में जो भी आपके गरीब हैं, जो आपके डेवलप कंट्री नहीं है, उन देशों में इस तरह की चीजों को एस्टेब्लिश करना बड़ा आसान है, क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ और देना नहीं पड़ता। यहाँ आपके सस्ती आपका दर पर और अधिक समय तक काम करने वाले मजदूर मिल जाते हैं, और जितनी भी आपका कोई भी जो नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स को वो खास तरह से फुलफिल नहीं करती, क्योंकि सरकार भी क्या करती है, उसमें कोई समीक्षा नहीं करती। कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियां हमको देखने के लिए मिलेगी, जो आपका विदेशी कंपनियां इस तरह से भारत में आने के लिए अपना फायदा सोचती हैं, अपना मुनाफा सोचती हैं। तो देख लीजिए, इस प्रकार की चीजें होती हैं, और आप इससे कुछ अवगत भी होंगे। कुछ ऐसी कहानी भी आपने कहीं ना कहीं आपका देखी होगी, पढ़ी होगी। इस तरह की चीजें क्या होती हैं, ये आम है जो हमको देखने के लिए मिलती है। चलिए आगे देखें, थोड़ा सा बात करें इसमें हम, तो आगे देखते हैं, और आगे इसमें हम लोग आपका बात कर लेते हैं। क्लियर है? देख लीजिए, लागत में कटौती के तरीके में से खतरनाक भी हो सकता है। लागत में कमी आने के लिए सुरक्षा उपाय को अक्सर अनदेखी की जाती है।
कि अगर हम लोग इन सारी चीजों को काम देंगे, इन पर वैल्यू करेंगे तो हमको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा नहीं देते। इन्हीं पैसों से क्या होता है, आपके कटौती वाली जो आपकी चीजें हैं वो इसमें आ जाती हैं। ठीक, यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहे था या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक्स संयंत्र में कामगारों का दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से घटाकर क्या कर दी गई थी, आपका 15 दिन कर दी गई थी। यानी कि उनको सुरक्षा के लिए 6 महीने आपका ट्रेनिंग मिलती थी, उसका टाइम पीरियड भी घटा दिया 15 दिन। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूरों का पद ही खत्म कर दिया गया, यानी कि रात के अब कोई मजदूर नहीं होंगे। नहीं तो आप जो भी कंपनी देखोगे उसकी डे शिफ्ट अलग होती है, नाइट अलग होती है, इवनिंग अलग होती है, मॉर्निंग अलग होती है। क्लियर है? अब देखिए, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्र में सुरक्षा व्यवस्था का फर्क जानने के लिए नीचे पढ़िए। कह रहे कैसे भोपाल में है ये कंपनी और एक अमेरिका में भी है। इन दोनों के डिफरेंसेस को आपस में एक बार देख लीजिए और पढ़ लीजिए क्या इसमें अंतर है। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा, आपको समझ आएगा। अब देखिए, पश्चिमी आपका वर्जीनिया यानी कि अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। यानी कि अगर आप वहां देखोगे तो पूरा जो कंप्यूटराइज चीजें हैं, पहले ही आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, कंप्यूटर से इसकी मॉनिटरिंग होगी कि किस तरह की कहां चीजें होने वाली हैं। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे का ही सहारे से काम चलता था। यानी कि जो मजदूर हैं उनका अंदाजा ही हम लोग देखेंगे और उसी के आधार पर हम लोग काम कर लेंगे। पश्चिमी वर्जीनिया में खतरा पैदा होने वाले लोगों को सुरक्षा स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था आपकी मौजूद थी। यानी कि कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ खतरा हो रहा है तो आपका वर्जीनिया में ऐसी कंडीशन थी कि उनको सेफ मॉल पर ले जा सकते थे, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि कोई भी सेफ साइड उन्होंने बनाकर नहीं रखी थी। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों? कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि हर देश में ये जो आपके सुरक्षा मानक हैं उन मानकों में फर्क क्यों है, और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ित को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जाता है? पहली बात तो जो स्टैंडर्ड मानक हैं उनमें डिफरेंसेस क्यों हैं, फिर उनमें मुआवजा क्यों कम मिलता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। ऐसा क्यों है, हमको ये सारी चीजें आपका देखना है और इन सारी चीजों पर हमको विचार करना है और उन पर गौर करना है कि आखिर में ये चीजें क्यों होती हैं, ताकि हम इसकी सारी चीजों को अच्छे से आपका समझ पाए कि क्या पृष्ठभूमि है। चलिए, इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूरों का मोल अभी भी ज्यादा नहीं है। मोल का मतलब होता है वैल्यू, मूल्य। क्या नहीं है, आज भी ज्यादा नहीं है। यानी कि उनकी जान की कीमत कुछ नहीं है, उनका वैल्यू कुछ नहीं है, वो जैसे एक मजदूर भर है। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह, मान लीजिए अगर कोई एक मजदूर गया है तो उसकी जगह फौरन दूसरा मिल सकता है। हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है कि इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले ना जाने कितने लोग असुरक्षा की स्थिति में काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब देखिए, तनख्वाह भी आपको इतनी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी वो आपको सैलरी देंगे और उसमें भी अनसिक्योरिटी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी आज किसी को 10-15 हजार आप लोग वेतन दे दीजिए और वो किसी भी खतरनाक जगह काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, बस उसको रोजगार मिलना चाहिए। एक छोड़ता है, 4 लोग खड़े होते हैं, कहेगा 10 में करेगा, दूसरा कहेगा मैं 8 में करूंगा, एक कहेगा मैं 6 में कर लूंगा। तो इस तरह की स्थिति है क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा मात्रा में है, ये इसकी कंडीशन है। मजदूरों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं और कह रहे हैं कि यही कारण है कि जो मालिक हैं वो क्या करते हैं, इन जिम्मेदारी से आपका बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी इतने सालों के बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थल, खदानों, कारखानों में दुर्घटना
भर की जो खबरें हैं वो रोज कहीं ना कहीं से आती है। आप देखते हैं कि ऐसी कोई ना कोई घटना आपको कहीं ना कहीं पर जरूर मिल जाएगी। कभी आप सोचेंगे कि कानपुर में जो है बड़ी बड़ी आपकी फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री, में आग लग गई है, कभी आगरा में लग जाती है, तो कभी किसी स्थान पर। ये चीजें, इस तरह की बहुत सारी घटना हमको देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि कंपनी को जो आपका सुरक्षा के जो मानक, सिक्योरिटी के जो स्टैंडर्डाइजेशन जो आपकी गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं नियम कानून बनाकर, उन पर काम नहीं करती। लेकिन उससे बड़ी विडंबना की बात है कि कंपनी तो काम नहीं करती, लेकिन सरकार उसमें कोई आपका मॉनिटरिंग नहीं कराती उसकी। अगर कोई कंपनी इस तरह का काम कर रही है कि वो कोई खतरनाक आपका रसायन बना रही है या कुछ ऐसा काम कर रही है, तो वो सुरक्षा मानक पूरा कर पा रही कि नहीं कर पा रही, इसकी चेकिंग बैलेंस करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जनता की नहीं, सरकार की है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं अपने काम से चूक रही है, जिसके कारण जो हमारे प्राइवेट कंपनियां हैं वो इस तरह की मनमानी रुख अपना रही हैं। क्लियर है? तो ये हमको आपका देखना है। तो इसको एक बार आपका देख लीजिए कि क्या है पूरा इसमें, फिर उसके बाद हम लोग अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्या अंतर था भारत और आपका वर्जीनिया, यानी कि वर्जिया जो है आपका यूएस में सेम कंपनी लगी थी उसके स्टैंडर्ड सेफ सिक्योरिटी में। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक बार कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। देख लिया बच्चों? कर लिया आप लोगों ने? देख लीजिए, एक बार कुछ पूछना हो इसमें आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इनको पढ़िए। क्या रहे हैं? सुरक्षा के आपके क्रियान्वयन, क्या चीजों में ऐसा कुछ आपका बदलाव किया गया, क्या उसमें कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, क्या उनमें क्रियान्वयन हुआ, इन चीजों को हम लोग एक एक करके थोड़ा सा गौर करके हम लोग आपका देख लेते हैं, फिर उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको भोपाल में जो इतनी बड़ी आपका घटना हुई उसको देख लिया, उसके पीछे लापरवाही के क्या कारण थे आपने उनको देख लिया और उनको समझ लिया। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाते हैं और उनको देखते हैं। ठीक है? सुरक्षा कानूनों का आपका क्रियान्वयन, इसको थोड़ा सा हम लोग गौर करके आपका देखते हैं। कानून बनाना और लागू करने वाली संस्थाओं के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। क्या कह रहे हैं सरकार? आपके अनुच्छेद में 21 में इसको आप इस बात को ध्यान रखना है, जीवन जीने का जो अधिकार है उसको आपको याद रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। इसके तहत खुलेआम अवहेलना हो रही है। अब देखिए, हाँ, जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह के खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? अब उठ गया प्रश्न, ये सरकार क्या है, क्या कर रही थी? बताइए, क्या कर रही थी उस समय गवर्नमेंट? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, कमजोर सुरक्षा कानून को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। पहली बात तो सुरक्षा जो कानून थे वो आपका ढीले थे, और ढीले के होने के बाद भी उनको ठीक से आपका लागू यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसके कारण हमको ये सारे जो है चीजें हम लोगों को देखने के लिए आपका मिली हैं। और ऐसी घटना जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं जो कानून के जो मानक दिए गए थे उन मानकों का ढीला होना ही ये समस्या पैदा कर रही थी, और ऐसी घटना आपकी जो है आपका हो गई, ये आपको ध्यान रखना था। नहीं तो ऐसी घटना नहीं होती अगर सरकार ने पूरे मानकों पर ध्यान दिया होता, तो इस तरह की चीज जो है आपकी हमको देखने के लिए ही आपका नहीं मिलती। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखानों में को घनी आबादी वाले इलाकों में खोलने पर कोई ऐतराज नहीं किया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, ना तो इसको रखा आपका खतरनाक श्रेणी में, और जब ये भीड़ वाले आपके इलाकों में खुल रहा था आप घनी आबादी, तब भी इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारी ने इस बात पर उंगली उठाई तो
1978 में मिल्क उत्पादन कारखाने की सुरक्षा स्थापना के मानक के खिलाफ थी। तो सरकार का कहना था कि प्रदेश में भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिले। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड जो है इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीकी या ज्यादा सुरक्षा प्रतिक्रिया को अपनाएं। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई गई दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने बार बार गैस के रिसाव हो रहे थे तब सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है। तब भी निरीक्षकों के कान पर जूं तक आपका नहीं रहेंगी। क्या नहीं हुआ? उनके कान पे आपका जूं तक जो है आपका नहीं रहेंगी। तो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल इतनी बड़ी लापरवाही की है। क्लियर है? अब वो कह रहे हैं कि हमको निवेश चाहिए। अगर हम लोग मानक देखेंगे तो जो हमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और इससे हमें समस्या क्या हो जाएगी? पैदा हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें सरकार ने अपनी दलीलों को, अपनी बातों को जनता के सामने रखा। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा, जिस तरह सरकार को किसी ठोस मुद्दे पर आपका पहुंचना था, सरकार उस ठोस मुद्दे पर आपका नहीं पहुंच पाई, ना कोई अच्छा निर्णायक रूप ले सकी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आप इस चैप्टर का रिवीजन करिए, आप इसको पढ़िए, गौर करके अच्छे से देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।